गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं बीएन पांडे। अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास जो हम लोग मिलजुल कर ले रहे हैं, उसमें आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग लगभग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट की क्लासेस को कवर कर रहे हैं। और ये क्लासेस हमारी डेली बेसिस की होती है। आप सबसे पहले आपको बता दें कि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशन में, चंदा क्लासेस प्रयागराज के माध्यम से। हर रविवार को आप अपना रजिस्ट्रेशन, जो नंबर आपको दिया गया है यहाँ पे करा के आप अपना रजिस्ट्रेशन इंश्योर कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है 9264915953 या 9198375674। इस पे भी आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा सकते हैं। तो बस कहने का मतलब यह है कि हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं और आप यहां पे आएंगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे क्वेश्चन का लेवल है वो वाकई में यहीं से या इससे बेहतर तो नहीं होगा। इसी लेवल पे आपको वहां पे प्रश्न मिलेंगे और ढेर सारे प्रश्नों का संजाल यहां से आपको दिया जाएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी से अपेक्षित है मेहनत, और अपने सिलेक्शन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आते हैं विषय वस्तु पर मित्र। हम लोग बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट का जो आपके यहाँ है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, और आज हमको बात करनी है बिजनेस साइकिल के बारे में कि बिजनेस साइकिल क्या होता है और बिजनेस साइकिल हमारे इकोनॉमिक्स में कितना जरूरी है या हम किस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। तो बिजनेस साइकिल, जैसे आपको मालूम है कि बिजनेस और साइकिल, जिस तरीके से साइकिल के पहिए होते हैं, व्हील होते हैं ना साइकिल के, चलते हैं, निरंतरता, उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहती है। उसी तरीके से बिजनेस जब निरंतरता या कंसिस्टेंसी के साथ बना रहे तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो उसको हम अटेन कर पाते हैं या उसको हम प्राप्त कर पाते हैं। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यदि हम बात करें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बारे में, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, यानी अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना। और अधिकतम लाभ की प्राप्ति यदि हम बात करें तो अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी कैसे? जब हमारा डिमांड ज्यादा हो। डिमांड ज्यादा होगा कैसे? जब हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में चीजें हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे लिए अनुकूल हो, यानी कच्चा माल मिले सही कीमत पे, उपभोक्ता के पास पैसे हो कि वो मांग को जनरेट कर पाए, यानी आय हो उनके पास, और उपभोक्ता खरीदने के लिए वस्तुओं को तैयार हो, उसके पास आवश्यकता हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, हाँ, रोजगार के साधन उपलब्ध हो, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति का संबंध हमारे अनुकूल हो। तो तमाम बातें हैं जिसके माध्यम से हम बिजनेस साइकिल को डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि जो हमारा व्यापार चक्र होता है या व्यवसाय चक्र होता है, यह चक्र सदैव चले, रुके ना। अगर ये रुका तो दिक्कत, अगर ये रुका तो दिक्कत। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यवसाय चक्र या व्यापार चक्र जो होता है, इसके जो हमारे मांग एवं पूर्ति के ढेर सारे घटक होते हैं, ठीक है, ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि मांग क्या होना चाहिए और उसी के अनुसार पूर्ति कितनी होनी चाहिए। और जब मांग हमको एक बार मालूम हो गया तो उसी के अनुसार हम पूर्ति भी कर लेते हैं। और जब पूर्ति करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी चीजें, उत्पादन के जितने साधन होते हैं वो उपयोगिता, मजदूरी, आय, व्यय, तमाम ऐसे फैक्टर जिससे हमारा निर्धारित होता है क्या? निर्धारित होता है प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन जब आप करोगे तो इसका मतलब है कि मांग हो रहा है तभी प्रोडक्शन कर रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है कि वह समस्त क्रियाविधि जो हमारे मांग एवं पूर्ति के चक्र को निरंतरता के साथ गतिशीलता प्रदान करे, उसी को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम क्या कहते हैं? व्यापार चक्र। सुनना ये बात। जिस तरीके से चक्र को हम समझते हैं, हेडिंग पहले डाल लें आप, व्यापार चक्र, बिजनेस साइकिल। व्यवसाय चक्र,
ये अपने आप को ही चिल्ला चिल्ला के बतला रहे कि भैया हम चक्र हैं। चक्र का मतलब क्या कि यह निरंतरता, एक गोलाकार का संबंध रहेगा इसका, यह निरंतर चलता रहेगा, यह निरंतर क्या करेगा, चलता रहेगा जी। यह निरंतरता इसमें बनी रहती है चक्र में, ठीक है। क्यों, इसके पीछे का रीजन है। और सामान्यतः अगर यह देखा जाए तो हम कहते हैं अर्थव्यवस्था में मंदी हो गई, अर्थव्यवस्था में तेजी हो गई, कहते हैं ना। तो अर्थव्यवस्था को हमने बताया रखा है कि अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 तरीके से हम पढ़ सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, हाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो जो ये बिजनेस साइकिल है यह वास्तव में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दिखाई देता है। हमको कहां दिखाई देता है, सर्वाधिक कहां दिखाई देता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यानी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में यह हमको सर्वाधिक दिखाई देता है क्या, कि मंदी हो रही है, तेजी हो रही है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या, कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कैपिटल की प्रमुखता हो, यानी पूंजी की प्रधानता हो, और पूंजी की प्रधानता व्यक्तिगत लोगों में, यह भी बता रखे हैं, ठीक है। समझ आई बात। अब अगर हम बात करें कि सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में, कि सबसे पहले ये जो व्यवसाय चक्र है, हालांकि आप लोग के सिलेबस में हार्टर हेयर और आधुनिक जो व्यवसाय चक्र का सिद्धांत है वो पढ़ना है, मगर जब तक हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको यह नहीं मालूम होगा कि अवस्थिति क्या होता है, उतार क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, पुनरुद्धार क्या होता है, रिसेशन क्या होता है। सारी जो टर्मिनोलॉजी हम लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक विस्तार से ना पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए हमको जरूरी है, बाकी यहाँ पे कोई टाइम पास नहीं है कि बेवजह में सिलेबस में नहीं है तो हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। फिर भी चूंकि हम एकदम बेसिक्स से चलते हैं तो बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो भी आपको यहाँ पे समझना जरूरी है जी। हमने इसके इतिहास के बारे में थोड़ा ढूंढने का प्रयास किया तो हमको मिला बहुत मेहनत से ढूंढने के बाद कि अगर इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम बात करें, देखिए जब तक हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे किसी भी चीज का, तब तक हमको अंदेशा नहीं होगा कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं या हमारा ओरिजिन क्या रहा या किस स्थिति में हम रहे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 1819 का लगभग समय था और एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था लियोनार्ड डी सिस्मोंडी। लियोनार्ड डी सिस्मोंडी 1819 के समय में एक अर्थशास्त्री लियोनार्ड डी सिस्मोंडी, बड़ा अजीब इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले अपने बुक, और इनके बुक का भी नाम बड़ा अजीब है, बुक है इनका, नोवे स्पेलिंग बोल ले रहा हूं, NOUVEAUX, NOUVEUX, NOUVEAUX, सॉरी, VEAUX, हाँ, नोवेक्स, हाँ, नोवेक्स के बाद प्रिंसिपल डी इकोनॉमी पॉलिटिकल, प्रिंसिपल्स डी इकोनॉमिक्स पॉलिटिको, ये इनकी एक बुक रहा। अजीब नाम है, फिर भी ये किताब एग्जाम में पूछेगा नहीं, मगर क्योंकि आपको जानना चाहिए। हाँ, इन्होंने सबसे पहले बिजनेस ये ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल के बारे में बातचीत किया, ठीक है, लियोनार्ड डी सिस्मोंडी ने, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम इस पर अपनी बातचीत को रखा और इनके द्वारा बताया गया कि जो बिजनेस साइकिल है वह कुछ तो ऐसी चीज है जिसके माध्यम से पूंजीगत जो व्यापार हमारा होता है, यानी कैपिटल मार्केट होता है, वहां पर मंदी और
जो तेजी के तरीके होते हैं उसमें हमको यह देखने को मिलता है। 1819 की बात है ये, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें समय बीता, एक अर्थशास्त्री हुए रॉबर्ट ओवेन, क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ओवेन। उन्होंने भी अपनी बातचीत को रखा और प्रामाणिक रूप से रॉबर्ट ओवेन ने बहुत इसमें अपना योगदान दिया। रॉबर्ट ओवेन ने, रॉबर्ट डी इकोनॉमिक्स, हाँ डी के बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के, पॉलिटी के, POLITIQUE, रॉबर्ट ओवेन ने अपनी बातचीत को इसी के द्वारा आगे रखा। उसके बाद फिर समय बदला और जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों में क्रांति हुई, ठीक है, जागरण आया, तो कार्ल मार्क्स हुए। और कार्ल मार्क्स हम जानते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने हर तरीके से अपनी बातचीत को रखा समाज के लिए। और उनकी एक किताब रही, क्या, कौन बताएगा, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स की बुक है ना दास कैपिटल। तो कार्ल मार्क्स ने भी इस पे अपनी बातों को रखा, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने भी इस पे अपनी बातों को रखा। न केवल कार्ल मार्क्स रखे, आधुनिक अर्थशास्त्री के अंतर्गत यदि हम आए तो किल्स या किन्सिल जो विचारधारा के मानने वाले थे, उन्होंने भी अपनी बातचीत को बिजनेस ट्रेड या फिर बिजनेस साइकिल के बारे में बातचीत किया, ठीक है। हम आगे बताएंगे आपको सिद्धांतों के बारे में। बहुत पॉपुलर सिद्धांत है सैमुअल्सन का। सैमुअल्सन ने यहां पर भी मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर का सिद्धांत इसके अंतर्गत दिया, जो आगे चल के बहुत प्रभावी हुआ। हार्ट्रे का, हेयक का, यानी मौद्रिक और अमौद्रिक, ये दो तरीके से चीजों को अपने बांटे कि मौद्रिक रूप से हमारा अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है बिजनेस में, व्यवसाय में, साइकिल में, वो कैसा योगदान दे रहा है, और अमौद्रिक स्वरूप में हमारा जो व्यवसाय या व्यवसाय चक्र है यह कैसा अपने आप को योगदान दे रहा है। और उन दोनों से क्या हुआ, सिद्धांत निकला, जिसमें प्रमुख क्या है, हार्ट्रे है, हेयक है, ये दोनों तो मौद्रिक में रहे, ठीक है। और अन्य जो हमारे अर्थशास्त्री थे जैसे सैमुअल्सन ने अपना बताया आप लोगों को कि मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन यानी त्वरक एवं गुणक का सिद्धांत। हिग्स के आधुनिक अर्थशास्त्री को सिद्धांत के रूप में हम जानते हैं, हाँ, आधुनिक सिद्धांत के बारे में। शुम्पीटर भी थे, नव प्रवर्तन का सिद्धांत दिए थे शुम्पीटर, ठीक है। सैमुअल्सन के बारे में हमने बताया है। और ऐसे ही एक और मकड़ी का जाल, 3 अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कॉबवेब नाम दे दिया, कॉबवेब, मकड़ी का जाल वाला सिद्धांत, ठीक है। तो मजेदार होने वाला है चैप्टर आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे। हर सिद्धांत के बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जानना चाहिए कि वाकई में हम अर्थशास्त्री, एज अर्थशास्त्री अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम अपनी बातचीत को रखते हैं या कैसे लोग समझते हैं व्यवसाय चक्र को। और यही आधार होता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में, ठीक है। तो आपको यह बहुत महत्वपूर्ण बातचीत को समझना है। चलिए अब लिख लीजिए थोड़ी सी बात, लिखें आप लोग, मैं बोल रहा हूं। ये कहानी कुछ समझ में आई कि विस्तार कैसे हुआ, हाँ, पाया कहां जाता है, तो यह कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होता है वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई और वहीं से इसका आगमन हुआ, ठीक है। सिस्मोंडी थे, उन्होंने सबसे पहले 1819 में लियोनार्डो डी सिस्मोंडी, उन्होंने ही अपनी बातचीत के माध्यम से सबसे पहले बिजनेस साइकिल के बारे में बात किया। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने भी अपनी इस पे बात रखा, रॉबर्ट ओवेन ने भी रखा, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों का जो समूह होता है जिसे हम केन्सियन अर्थशास्त्री के अंतर्गत जानते हैं, उन लोगों ने भी बिजनेस साइकिल के बारे में अपनी बातचीत को किया। चलिए भैया, तो देख लेते हैं। पहले लिखे आप लोग कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था सामान्यतः, प्रत्येक अर्थव्यवस्था विशेषतः लिखिएगा, विशेषतः, सामान्यतः नहीं, प्रत्येक अर्थव्यवस्था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था विशेषतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्रत्येक अर्थव्यवस्था विशेषतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समय समय पर
समृद्धि एवं मंदी, समृद्धि एवं मंदी के रूप में, समृद्धि एवं मंदी के रूप में चक्रीय उच्चावचनों का प्रत्यावर्तन होता है। चक्रीय उच्चावचन, उच्चावचन मतलब समझ रहे हैं ना, कभी जिगजैग कर ले, आप लोग को बताते हैं उच्चावचन का मतलब क्या, फ्लक्चुएशन, ठीक है, उच्चावचनों का प्रत्यावर्तन होता है। अब देखिए गुरु, हमने क्या कहा, थोड़ा समझते भी रहिए बातचीत को। उच्चावचनों का प्रत्यावर्तन होता रहता है। देखिए, हमने कहा प्रत्येक अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था के साथ स्पेशली क्या बोला कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में तो हो, साथ में स्पेशली हमने यहां पर मेंशन किया है। और मेंशन किसको किया है हमने, बताइए भैया, कैपिटलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हमने मेंशन किया है। ऐसे अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजी का आधिपत्य हो, पूंजी की प्रमुखता हो, यहां पे हमने बात किया कि यहां पर जब क्या होता है, समृद्धि एवं मंदी, यानी अगर हम बात करें तो समृद्धि कब होगा भाई, ऐसे होगा, चीजें जब बढ़ती है तो कहते हैं ना समृद्धि, मंदी के दौर में घटाव होता है तो ऊपर से कोई नीचे जाता है, ये तो सब समझते हैं। और हमने क्या कहा कि प्रत्यावर्तन होता है किसका, ऊंचा मतलब मंदी एवं समृद्धि में क्या होता है, चक्रीय उच्चावचनों का प्रत्यावर्तन होता है। तो उच्चावचन का मतलब क्या, उच्च और अवचन, अवचन मतलब नीचे आना, उच्च मतलब ऊपर जाना, किसका, मंदी एवं समृद्धि एवं मंदी का। तो यहां पे तो होगा समृद्धि, होगा कि नहीं होगा, और यहां पर होगा मंदी, और फिर मंदी से यदि ऊपर गया तो क्या होगा, इस वाले लाइन पे समृद्धि, और फिर ऐसे आया तो मंदी, फिर ऐसे गया समृद्धि, ऐसे। तो ये जो जिगजैग चल रहा है इसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन मतलब क्या, ये तो उच्चावचन, उच्च और अवचन, और प्रत्यावर्तन का मतलब प्रति आवर्तन, आवृत्ति ज्यादा हो, इसकी बार बार आवृत्ति क्या हो, ज्यादा हो। बात समझ में आई। अब बार बार आवृत्ति हो रही तो इसका मतलब क्या, साइकिल बन रहा है ना। अगर हम बात करें तो ये साइकिल बन रहा है ना, दिख रहा है ना साइकिल, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बोलो, भूलोगे नहीं ना कभी। हर चीज के बारे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमने कहा समृद्धि, और समृद्धि के साथ हमने कहा मंदी, और इसमें क्या हो, प्रत्यावर्तन हो। सबसे पहले हमने कहा उच्चावचन हो, उच्चावचन का मतलब क्या, उच्च, और अवचन मतलब नीचे गिरना। ऊंचा कौन जाएगा, समृद्धि, नीचे कौन आएगा, मंदी, मंदी का दौर। अच्छा, समृद्धि एवं मंदी किसे कहते हैं, मंदी का वह दौर होता है जहां पर लोगों के पास पैसे नहीं होते, लोगों ने मांग जनरेट नहीं करना, लोगों ने डिमांड को जनरेट नहीं किया जाता है लोगों के द्वारा, तो उसको कहते हैं मंदी। मंदी होगा जब मांग नहीं होगा तो सारी चीजें प्रभावित होंगी, उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो लोगों के पास जो इकोनॉमिक जो हमारी अन्य गतिविधियां हैं वो भी ठप सी हो जाएगी, और हमारा राष्ट्रीय आय जो होगा वह क्या होगा, गिर जाएगा या कम हो जाएगा। तो तीसा की महान मंदी थी, तीसा की महान मंदी 1930 के दशक के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। उस दौर में भी कुछ यही चीजें आ गई थी, मगर वहां पर ढेर सारे फैक्टर थे, उत्पादन में कमी हो गई थी, मांग में कमी हो गई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा, गुटबाजी ज्यादा हो रही थी, गुटबाजी के बाद नेचुरल हेजार्ड्स आ गए थे, प्राकृतिक आपदाएं आ गई थी, पैंडेमिक आ गया था, हाँ, महामारी का दौर भी था, और लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध तो बाद की बात है, वो तो 1940 के आसपास 39 और फिर 40-44 तक चला। हम प्रथम विश्व युद्ध का आफ्टर इफेक्ट बात करते हैं। कोई भी युद्ध होता है तो तुरंत अपना प्रभाव नहीं दिखाता, ठीक है, युद्ध पहले अच्छी चीज नहीं है, कोई भी युद्ध हो अच्छी चीज नहीं है, ताकि आर्थिक संसाधनों का बहुत तेजी से लोग दोहन करते हैं और गलत जगह में। हम बात करते हैं आर्थिक कल्याण के बारे में ना, हमने जब पढ़े हम लोग तो अर्थशास्त्र को कल्याणवादी अर्थशास्त्र के नाम से भी जाने, पढ़ रहे थे ना जब परिभाषा, ठीक है।
कि अर्थशास्त्र जो है वो वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है, तो होता है ना, अब वही नहीं हो रहा है, तो कई घटके होती है। तो ये समझ में आई आर्थिक उच्चावचन के बारे में जो हमने कहा। तो क्या हो भैया, समृद्धि हो मंदी हो, समृद्धि हो मंदी हो, और यह निरंतर के साथ, निरंतरता के साथ प्रत्यावर्तन होता रहे, इसका फ्रीक्वेंसी में ये चलता रहे। ठीक है, मजेदार लग रहा है क्लास, मजेदार लग रहा है ना, बोरिंग तो नहीं हो रहा है। चलिए आगे लिखिए, व्यापार चक्र, दूसरा जो तारा बनाते हैं आप, वो तारा बनाए। हाँ हाँ, चाहे तो बना लेना, हम तो समझाने के लिए ये थोड़ा ग्राफ आपका यूज करते हैं आप लोगों को, अगर आप चाहें तो बना लीजिए। आज व्यापार चक्र क्या होता है इसके बारे में हम बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं, और यहां से हट के कोई चीज नहीं आएगी, हटरे को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, मगर आज कम से कम थोड़ी लंबी क्लास चलेगी, मगर जान जाइए कि व्यापार चक्र होता क्या है। ठीक है, यहां तक हो जाए तो बताइएगा आप लोग। हो गया, आगे लिखें आप लोग, व्यापार चक्र से तात्पर्य व्यापार चक्र से तात्पर्य उन उतार चढ़ाव से है, उन उतार चढ़ाव से है व्यापार चक्र से तात्पर्य उन उतार चढ़ाव से है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में विद्यमान होते हैं। ये अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग, ये अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग जैसे व्यापार, उद्योग, वित्त, जैसे व्यापार, उद्योग, वित्त आदि में लगभग एक साथ फैल जाते हैं। जैसे व्यापार, उद्योग, वित्त में लगभग एक साथ फैल जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये उतार चढ़ाव के बारे में हमने जो बात किया वो पर्टिकुलर व्यापार में ही नहीं होता, वो पर्टिकुलर उद्योग में ही नहीं होता, अपनी तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जितने घटक होते हैं वहां वहां यह अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। जैसे अगर मांग नहीं हो रहा है, अगर आप बात करें कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित किया, तो अगर डिमांड आपका गिर रहा है, डिमांड आपका गिर रहा है तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा। डिमांड गिर रहा है, उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो उद्योग प्रभावित होंगे, उद्योग प्रभावित होंगे तो रोजगार प्रभावित होगा, रोजगार प्रभावित होगा तो वित्तीय गतिविधियां प्रभावित होंगी, वित्तीय गतिविधियां प्रभावित होंगी तो आय उपार्जन की शक्ति प्रभावित होगा, आय उपार्जन शक्ति की प्रभावित होगी तो पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, राजनीतिक अर्थ अस्थिरता भी रहेगी, राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वह भी प्रभावित होगा। हाँ, तो हर चीज ऐसा नहीं है कि बस ये हमारा क्या है, मांग एवं पूर्ति का ही संबंध है, यह समृद्धि एवं जो मंदी का हमारा संबंध है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक घटकों को प्रभावित करता है। बात सुन भाई, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के आर्थिक घटकों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो डिमांड की कमी होने से दिख तो रहा है कि हमारा डिमांड प्रभावित हो रहा है, मगर सप्लाई प्रभावित हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रभावित हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रभावित हो रहा है, लोगों की इनकम फैसिलिटी प्रभावित हो रही है, फिजिबिलिटी प्रभावित हो रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो अर्थव्यवस्था से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हैं, सब प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर एक प्रभावित हो रहा है तो सबको प्रभावित कर रहा है, तो है ना महत्वपूर्ण। चलिए एक और परिभाषा आप लिख लें। यह पूछा जाता है कि क्या आर्थिक क्या नाम है, कई बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि ये जो व्यवसाय का चक्र है यह वास्तव में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है या फिर उद्योग को प्रभावित करता है।
ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा? संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, क्योंकि उद्योग तो अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है ना। ठीक है, या कभी कभी 4-5 दे देगा। उद्योग को प्रभावित करता है, रोजगार को प्रभावित करता है, वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है, आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो सब उपरोक्त सभी को आपको मारना है। समझ में आई बात? महत्वपूर्ण है ये। आगे आप लिखें, एक महानुभाव थे WC मिचेल या मिसेल, WC मिसेल। ठीक है, WC मिसेल। इनके शब्दों में हम कुछ बातचीत करेंगे। अच्छी परिभाषा है इनकी, और इन्होंने कुछ अपनी बातचीत किया। इन्होंने कहा बिजनेस साइकिल आर अ सीरीज, व्यवसाय चक्र क्या है? एक श्रृंखला है। क्या कहा इन्होंने? थोड़ा कलर चेंज कर लें। हाँ, बिजनेस साइकिल आर अ सीरीज, ये क्या है? एक श्रृंखला है। श्रृंखला है ना, दिख रहा है ना, पूरी पूरी श्रृंखला ही तो है, कंटिन्यूटी। हम चीजों को सिद्ध भी करते जा रहे हैं, आप ऐसे ही मत समझना। क्या कहा इन्होंने? बिजनेस साइकिल आर ए सीरीज ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फ्लक्चुएशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। हिंदी बताऊंगा, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी of organized community, of organized community। क्या कहा मिसेल ने? मिसेल ने कहा कि व्यवसाय चक्र क्या है? एक सीरीज है। किसका? आर्थिक उच्चावचनों का, फ्लक्चुएशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आर्थिक क्रियाओं का क्या है? लिखे आप लोग, या इंग्लिश में ही लिख लिए हैं या बोले हिंदी में? हिंदी में बोले ना, चलिए लिखिए आप लोग मिसेल के शब्दों में, व्यवसाय चक्र आर्थिक गतिविधियों के उच्चावचनों की वह श्रृंखला है जो ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित समूहों के द्वारा संपादित होता है। आर्थिक गतिविधियों का वह आर्थिक गतिविधियों के उच्चावचनों का वह गतिविधि है, या वह श्रृंखला है जो ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित, कम्युनिटी यानी समुदाय के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, हो गया। अब एक और परिभाषा लेते हैं हैबरलर के शब्दों में। क्या हुआ, हो गया कि नहीं? बोल दीजिए महेंद्र जी, क्या बोला है? अब एक और परिभाषा हम लेते हैं बच्चा, नाम है उनका हैबरलर। ठीक है, इनका नाम था WC मिसेल। हैबरलर ने क्या कहा है कि बिजनेस साइकिल में बी डिफाइंड, बिजनेस साइकिल में बी डिफाइंड, बिजनेस साइकिल में बी डिफाइंड as an alteration of period of prosperity, as an alteration of alteration in period of prosperity and depression,
प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड, ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड। क्या कहा इन्होंने कि व्यवसाय चक्र से आशय, हाँ, व्यवसाय चक्र से आशय ठीक है, व्यवसाय चक्र से आशय किसी एक समयावधि के अंतर्गत समृद्धि एवं मंदी, किसी एक समयावधि के अंदर समृद्धि एवं मंदी, समयावधि के अंदर समृद्धि एवं मंदी के परिवर्तित स्वरूप के रूप में, के परिवर्तित स्वरूप के रूप में अच्छे एवं बुरे व्यापार, अच्छे एवं बुरे व्यापार के अंतर्गत पाया जाता है। अब आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने बताया आपको, अब तो शायद समझ गए होंगे आप लोग कि व्यवसाय चक्र से क्या आशय है, समझ गए इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और समझते हैं इसके कुछ, किसके बारे में, इसके कुछ विशेषताएं क्या होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो जान लेते हैं इसकी विशेषता क्या है या प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या होती है इसकी प्रॉपर्टी? सबसे पहले प्रॉपर्टी और अटमोस्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या है कि यह जो है रेगुलरिटी रहती है, यानी इसमें निरंतरता रहता है, निरंतरता ना। तो लिखिए सबसे पहली क्या है प्रॉपर्टी इसकी, रेगुलर। और सामान्यतः यह 7 से 10 वर्ष तक एक जैसा प्रतीत होती है, कभी गिरती है कभी चढ़ती है, कभी गिरती है कभी चढ़ती है। तो यह जो उच्चावचन होता है यह सामान्यतः 7 से 10 वर्ष तक हमको देखने को मिलता है, यह समयावधि के अंतर्गत। तो पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या रही, रेगुलरिटी, यानी निरंतरता रहनी चाहिए। दूसरी और महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इसमें समरूपता, सिंक्रोनाइज्म, समरूपता। दूसरा क्या है इसमें, समरूपता होता है, सिंक्रोनाइज्म या निज्म, इसे कहते हैं समरूपता। हिंदी में भी लिखते चल रहे हैं जैसे आप लोग को आसानी हो। समरूपता का मतलब क्या, कि इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, यह समान रूप से चलता है। बात सुन नहीं, इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता, यह समान रूप से चलता है। पहला क्या रहा, निरंतरता। दूसरा क्या है, समरूपता। तीसरा क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है हर जगह माना जाता है, यह पूरे ग्लोब पर इसका प्रभाव पड़ता है। बात सुन नहीं, पूरे ग्लोब में इसका प्रभाव पड़ता है, यानी यह यूनिवर्सल अफेक्ट करता है, यूनिवर्सल। ठीक है, मतलब हर जगह सदा सत्य वाली जो बात होती है ना, हर जगह सभी को प्रभावित करता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन भी होता है, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण क्या है प्रॉपर्टी है। अब आगे इसकी जो बात है, यह स्वतः वर्धनशीलता होता है, यानी सेल्फ रीइंफोर्समेंट। स्वतः वर्धनशीलता कहते हैं इसको, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, सेल्फ री एनफोर्समेंट। लिख दे रहा हूं, स्वतः वर्धनशीलता,
इसका मतलब क्या होता है कि यह स्वतः जो है क्या है, वर्धन यानी बढ़ता रहता है अपने आप। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है कि अपने आप को एक स्टिमुलस देता है, क्या करता है, एक स्टिमुलस, एक उद्दीपक का काम करता है, या रीइंफोर्स करता है उस पर। ठीक है, बात सुन नहीं, तो यह स्वतः अपना काम करता है, सेल्फ, स्वतः रीइंफोर्समेंट, यूनिवर्सलाइजेशन। यूनिवर्सलाइजेशन का वैश्विक वैश्विक, हाँ नहीं, यूनिवर्सलाइजेशन का समरूपता नहीं होगा, ये तो सिंक्रोनिज्म होगा। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब होता है ऑल मैन हैव टू एक्सेप्ट समथिंग, सभी लोग क्या करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। तो हर जगह स्वीकार लिख दो, ऐसा कि सदैव स्वीकारोक्ति या सब सब मानते हैं इस तरीके। यूनिवर्सल नहीं बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होगा, या सूर्य जो है ईस्ट में, सनराइज इन द ईस्ट। इट इज द यूनिवर्सल क्लॉज या यूनिवर्सल सेंटेंस। मतलब क्या, यह सदा सत्य होने वाली बातें हैं। सूर्य कभी भी पश्चिम में नहीं उगता ना, तो ऐसे ही यह जो बिजनेस साइकिल है यह हर जगह रहता है। कहते हैं, हमने बताया ना कि अर्थव्यवस्था के सदैव, अर्थव्यवस्था के सभी घटकों में क्या होता है, यह विद्यमान होता है। तो वहीं से यह निकला यूनिवर्सलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। आ गया है, समझ गए कि नहीं, समझ गए। आगे अगला जो इसकी बात है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि समय, इसमें महत्वपूर्ण बात है पीरियोडिसिटी। बिना समय के कोई साइकिल नहीं चलता। जैसे हम बात करते हैं कि हमारी ह्यूमन साइकिल, हमारा जो ह्यूमन, हम जो मनुष्य है, इसकी क्या साइकिल है, तो हमारी भी क्या होती है, हम इन्फेंसी होते हैं, मतलब क्या, शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था और उसके बाद वृद्धावस्था तक जाते हैं। जब एडल्ट हो जाते हैं, जब अपने शरीर के अंतिम पड़ाव पे हम रहते हैं जीवन के, तो यह एक क्या है, चक्र है ना। फिर मिलना है, फिर पैदा होना है, तो यह जीवन का चक्र है ना, लाइफ साइकिल कहते हैं इसको। उसी तरीके से पीरियोडिसिटी क्या है कि इसमें एक अपना समय होता है, समय की महत्वपूर्णता इसमें होती है। तो आप चाहो तो लिख लो, अगली इसकी जो प्रॉपर्टी है वह समय के आधार पे होती है, यानी समय महत्वपूर्ण यहां पे बातचीत करता है। आगे आगे यदि हम बात करें तो सर्टेनिटी, निश्चितता। सर्टेनिटी, निश्चितता के बारे में बात हम करते हैं कि यह जो हमारा बिजनेस साइकिल है ना, यह निश्चित प्रभाव का है, यानी यह होगा तो जरूर, आएगा तो जरूर। वृद्धि है यानी तेजी है, तो मंदी भी होगी, मंदी है तो तेजी भी होगी। कब हो रहा है यह डिपेंड करता है, मगर होगा, यह सभी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। प्रमुख रूप से यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधारणतया ज्यादा मिलता है। ठीक है, अगली अगली जो इसकी महत्वपूर्ण बात है, पीक एंड थ्रू आर नॉट सेम। पीक एंड थ्रू आर नॉट सेम। इसका मतलब क्या है कि ऊंचाई, ऊंचाई मतलब समझ रहे हैं ना, वृद्धि की, ये, और थ्रू मतलब ये पीक हुआ, ये थ्रू हुआ, तो ये दोनों बराबर है क्या, नहीं ना। तो दोनों क्या होता है, एक साथ एक समान नहीं रहता। वही मैं यहां पे समझाने का प्रयास आपको किया हूं। ठीक है, बात सुन नहीं, तो लिख लीजिए। आगे कृषि के अतिरिक्त, कृषि 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 के अतिरिक्त शेष उत्पादन एवं कीमतें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं। कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन एवं कीमतें एक ही दिशा में गतिमान होती हैं। ठीक है, हो गया। हो गया भैया। कृषि के अतिरिक्त शेष उत्पादन एवं, बताओ, उत्पादन एवं कीमत एक ही दिशा में क्या होती हैं, गतिमान होती हैं। ये तो कहानी रही प्रॉपर्टी के बारे में।
अब हम देख लेते हैं कि व्यापार चक्र के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार के यह माने जाते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे फेजेस। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल। और यह महत्वपूर्ण है आप लोग के एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट में यह पूछा जाता है, और आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी यहां भी आपको देखने को मिलेगा। बताई दे रहे हैं। देखिए, ये तीन तरीके से प्रमुख रूप से हम इसको बांटते हैं, मेजर, माइनर और लॉन्ग और बिल्डिंग। चार तरीके से इसको हम बांटते हैं, मेजर, माइनर, लॉन्ग वेव्स और बिल्डिंग। सबसे पहले मेजर, देन माइनर, मेजर, माइनर, लॉन्ग वेव्स और उसके बाद बिल्डिंग। ठीक है भैया, मेजर, माइनर, लॉन्ग वेव्स और बिल्डिंग। ये कुछ इस तरीके से बातचीत अब हम करेंगे। बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग समझते हैं ना? BUILDING, बिल्डिंग। बिल्डिंग मटेरियल नहीं होता है वो। बिल्डिंग वेव्स मतलब वेव मतलब समझ रहे हैं ना? तरंग। तरंगों में एक खासियत होती है, आप देखें तरंग दो तरीके से होते हैं, एक कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल। इसलिए यहां पे नाम पड़ा है वेव्स, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। तरंग जब आप सागर में जाएंगे, सागर के पास, तो तरंग देखेंगे कि वह हमेशा ऐसे 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 एक बार आगे आता है, एक बार पीछे आता है। तरंग की खासियत होती है। ठीक है, वेव ना ऐसे ऐसे निरंतरता भी रहती है और आगमन और प्रत्यागमन भी उनमें रहता है। ठीक है, अब एक एक के बारे में समझते हैं। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं कि माइनर क्या है, मेजर क्या है, लॉन्ग वेव्स क्या है और आपके बिल्डिंग वेव्स क्या है। तो एक महानुभाव थे जिनका फ्रांस के थे, जिनका नाम था जगलर। क्या नाम था? जगलर। फ्रांस के रहने वाले थे जगलर। इन्होंने कहा कि यह समृद्धि एवं जो मंदी है, इसका अगर इंटेंसिव स्टेज है, समृद्धि एवं मंदी बताया। समृद्धि क्या है? समृद्धि जानते हो? मंदी मतलब क्या? कि मांग कम हो। मांग कम होगा तो संपूर्ण आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। समृद्धि का मतलब क्या? कि मांग ज्यादा हो। तो लोग मांग कब ज्यादा करेंगे? जब लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसे कब ज्यादा होंगे? जब लोगों ने रोजगार के साधन ज्यादा हो। लोगों के पास रोजगार के साधन कब ज्यादा होंगे? जब लोगों के पास उत्पादन या आर्थिक गतिविधियों में संलिप्तता ज्यादा होगी। लोगों के द्वारा आर्थिक गतिविधियों में या उत्पादन के कार्यों में संलिप्तता कब ज्यादा होगी? जब मांग ज्यादा हो। तो मांग से स्टार्ट किया और मांग तक आए, और उसके अंतर्गत ये जो संपूर्ण गतिविधियां हैं, ये समझ में आ रही है ना? बातें आ रही है ना? तो साइकिल बन गया ना। मांग से स्टार्ट किया, मांग तक फिर गए, फिर इसी साइकिल में, फिर इसी साइकिल में। तो ये बात जगलर महानुभाव जो थे, इन्होंने कहा 1862 में, फ्रांस के रहने वाले थे जगलर, और इन्हीं के नाम से पड़ा पहला जो मेजर है, इन्हीं के नाम से पड़ गया जगलर साइकिल। इन्हीं के नाम से पड़ा है जगलर साइकिल। तो इन्होंने क्या कहा कि सामान्यतः जो 10 साल के समृद्धि एवं मंदी की दौर होते हैं, उसको हम मेजर साइकिल के अंतर्गत रख सकते हैं। किसके अंतर्गत रख सकते हैं? मेजर साइकिल। किसके अंतर्गत रख सकते हैं भैया? मेजर साइकिल के अंतर्गत रख सकते हैं। क्या क्या नाम था उनका? जगलर। क्या नाम था? कहां के रहने वाले थे? पहले ये फ्रेंच के रहने वाले थे, और 1862 में नाम था इनका जगलर, और इन्हीं के नाम पे
पढ़ा क्या, जगलर साइकिल। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेजर जो साइकिल है वाकई में जगलर साइकिल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या कहा कि जो समृद्धि एवं मंदी का दौर होता है वह वास्तव में सामान्यतः 10 साल के अंतर्गत, अगर ऐसा दौर कंटिन्यूटी सिंक्रोनिज्म जो हमने बता रखा है पहले, लगातार निरंतरता के साथ बनी रहे 10 साल तक मंदी एवं समृद्धि के समय को क्या कहा इन्होंने कि जगलर साइकिल है, अर्थात वह मेजर साइकिल है। तो इन्होंने क्या कहा कि लगभग 10 ईयर तक क्या बना रहे, मंदी एवं समृद्धि का दौर। और मंदी एवं समृद्धि को हम क्या कहते हैं, बताओ, प्रॉस्पेरिटी एवं डिप्रेशन। क्या कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी एवं जो डिप्रेशन का दौर हो, यह कितने दिन तक बना रहे, यह कम से कम 10 साल तक बना रहे। इन्होंने अपने बातचीत को इसके माध्यम से रखा, इन्होंने, जगलर ने, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने, वास्तव में यह स्थिति कहां दिखाई देती है, वास्तव में ऐसी स्थितियां जो होती हैं वह फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वहां पर ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं। तो आपके लिए प्रश्न आ जाएगा कि जगलर साइकिल का जो समयावधि है वह कितना है, तो सामान्यतः 10 साल इनके द्वारा दिया गया। सामान्यतः यदि हम बात करें जनरल टर्म में, तो यह कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप देखोगे तो 7 to 11 ईयर भी लिखा है। तो ऐसा नहीं कि सर गलत बता रहे हैं या वह बुक गलत है, हर अपने अपने तरीके से लोग एनालिसिस करते हैं। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 7 से 11 साल का समयावधि, जिसमें क्या हो, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन का दौर हो, और वह जगलर साइकिल के नाम से जाना जाता है। जिसमें प्रमुखता किसे दी जाती है, जिसमें प्रमुखता दी जाती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को। किसको, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को क्या दी जाती है, प्रमुखता दी जाती है। तो हमने किसके बारे में बात किया भैया, किसके बारे में बात किया, जगलर साइकिल के बारे में। किसके बारे में बात किया, जगलर महानुभाव के बारे में। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। जगलर साइकिल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, क्लियर हुआ, बताओ। क्लियर हो गया ना, अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं माइनर साइकिल के बारे में। किसके बारे में भैया, माइनर साइकिल के बारे में। इनके बातचीत को इधर थोड़ा लिखेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इनकी जो बातचीत थी, एक अंग्रेज वैज्ञानिक, अंग्रेज जो है अर्थशास्त्री हुए, जिनका नाम था किचन। क्या नाम था, किचन। और इन्हीं के नाम पे इनका नाम, इस साइकिल का नाम पड़ गया किचन साइकिल। कहां के रहने वाले थे, इंग्लिश मैन थे। क्या नाम इनका क्या था, किचन। और इन्हीं के नाम पे यह पड़ गया किचन साइकिल। वास्तव में यह माइल्ड, यानी क्या, थोड़ा कमजोर, माइल्ड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। क्या, माइनर साइकिल को और किन नामों से जानते हैं, किचन साइकिल के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि अंग्रेज एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इस बातचीत के बारे में बताया, बिजनेस साइकिल के इस प्रकार के बारे में बतलाया। इसी को माइल्ड साइकिल भी कहा जाता है। इसका यदि टाइम पीरियड देखा जाए तो किचन ने बतलाया था, इसका जो टाइम पीरियड है वह 3 to 5 ईयर होता है। 3 to 5 ईयर जनरली देखा जाता है। और वास्तव में यहां पर जो बातचीत होती है, जैसे यहां पर इन्वेस्टमेंट को प्रभाविकता दिया गया, वैसे ही वहां पर इन्वेंट्री को प्रभाविकता दिया गया। किसको, इन्वेंट्री को। और इन्वेंट्री का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे, मैंने चर्चा कर लिया है। इन्वेंट्री का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। जितने भी स्टॉक होते हैं सब इन्वेंट्री के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे वह क्लोजिंग स्टॉक हो, चाहे वह फिनिश्ड गुड्स में हो, चाहे वह अंडर प्रोसेस में हो। ठीक है भैया, चलो। तो अच्छा, एक बात इसके साथ और कहा, इन्होंने कहा
कि एक प्रमुख चक्र में, मेजर साइकिल में, एक प्रमुख चक्र में 2 से 3 माइनर साइकिल होते हैं। अब देखो 3 से 5 साल है, यहां हमने क्या कहा 7 से 11 साल के अंतर्गत आएगा। माइनर साइकिल, एक अगर प्रमुख साइकिल बनाना हो तो एक प्रमुख साइकिल के अंतर्गत 3 से 4 क्या होंगे, 2 से 3 क्या होंगे, माइनर साइकिल आएंगे। बात समझ आई? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? देखो 3 से 5 साल है, यहां पे हमने बताया कि इसकी जो समय अवधि होती है वह कितनी होती है, 3 से 5 साल। यहां पर हमने इसकी समय अवधि क्या बतलाया है, लगभग 10 साल, या जनरली अगर हम बात करें तो 7 से 11 साल। जनरली हम बात करें तो 7 से 11 साल। यहां पर हमने बताया 3 से 5 साल बतलाया है। तो 3 से 5 साल और 7 से 11 साल के बारे में यदि हम बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि 3 से 5 साल का अगर मल्टीप्लाई हम कर दे 3 टाइम या 2 टाइम में, तो 3 दूनी या 6 या 5 दूनी या 10, 3 3 9, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15। तो अगर रेंज के बारे में बात करें तो ज्यादातर क्या होगा, 15 होगा, या इधर बात करें तो कितना होगा, 3 3 9 होगा। यहां पे अगर हम बात किए हैं तो 7 से 11 साल। तो इस अवधि में, और यहां पे अगर हम बात करें तो हमने क्या बताया आपको कि एक मेजर साइकिल में 2 से 3 माइनर साइकिल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब समझ गए? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? देखो देखो ये क्या है, मेजर साइकिल है, इसकी समय अवधि क्या है, 11 साल हमने बताया। एक मेजर साइकिल है, इसकी समय अवधि हमने क्या बताया, देखो दिख रहा होगा ना, 3 से 5 साल। अब हमको 7 से 11 जाने के लिए ऐसा कितना चाहिए, कैसा चाहिए, 2 3 चाहिए ना। तो 1 2 अगर हम कर लें तो ये सबको अगर आपस में जोड़ लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। वही तो बताने की कब से कोशिश कर रहे हैं कि एक मेजर साइकिल में कम से कम 2 से 3 क्या होगा, माइनर साइकिल आएगा। तो ये भी लिख लो, आप पूछा जाता है। हाँ लिख लीजिए, 2 और 3 माइनर साइकिल विद इन अ मेजर साइकिल। ठीक है, 2 या 3 माइनर साइकिल आएंगे किसके अंतर्गत, मेजर साइकिल के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग वेव्स के बारे में, जो बिजनेस साइकिल के लंबी तरंग अवधि जो है, या लंबा जो समय अंतराल है, इसके बारे में बात किया है। तो किसने किया है वो भी देखेंगे, और इसके अंतर्गत क्या बातचीत है वो भी देखेंगे बच्चा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग टाइम ले आराम से, हमारे पास पर्याप्त समय है। समझिए पहले इसको, ताकि जब हम हार्ट्रे हेयक और हिग्स के बारे में बात करेंगे ना, तो ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पे हम माइनर साइकिल और मेजर साइकिल के बारे में बात करेंगे आप लोग को विस्तार से, इसीलिए ये क्लास मैंने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, इसको हालांकि हम यूट्यूब पे डाल लेंगे, आप लोग जो लेट आए हो वहां से इसको ले लेना, समझ लेना, जहां से आप आए हो वहीं से स्टार्ट कर दो इसको। ठीक है, हाँ। लॉन्ग वेव्स का मतलब क्या होता है ये देख ले जल्दी से। लॉन्ग वेव्स, एक और अर्थशास्त्री हुआ कि रशियन थे जिनका नाम था कोंड्राटिव। क्या नाम था? कोंड्राटिव। और उन्हीं के नाम पे यह नाम पड़ा कोंड्राटिव साइकिल। उन्होंने वास्तव में 1778 या 1780 के दशक के और 1920 की समय अवधि के बारे में अध्ययन किया, और अपने 1925 में उन्होंने अध्ययन को प्रकाशित करके इस बात पर पहुंचे कि जो लॉन्ग वेव्स है वह वाकई में बहुत ज्यादा समय अवधि होती है उसकी। उसमें जो साइकिल होता है बिजनेस साइकिल, वह लगभग 45 से 60 साल के अंतर्गत पाया जाता है। 45 से 60 साल तक एक ही जैसा, कभी वृद्धि होगा, कभी संकुचन होगा, कभी वृद्धि समृद्धि होगा, कभी संकुचन होगा, डिप्रेशन होगा, यही सारी चीज बताया। तो कहां के रहने वाले थे भैया? रशियन, रसिया के। कहां के रहने वाले थे? रशियन थे। नाम क्या था इनका? कोंड्राटिव।
कॉन्ड्राटिव, और इन्हीं के नाम पे पड़ गया यह साइकिल कॉन्ड्राटिव साइकिल। आपसे यही पूछेगा कि कॉन्ड्राटिव साइकिल को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जानते हैं, तो आप क्या कहोगे? लॉन्ग वेव्स के नाम से जानते हैं। समयावधि क्या बतलाया इन्होंने? 45 से 60 साल की समयावधि के बारे में बतलाया कि लगभग 45 से 60 साल का जो समयावधि है उसके अंतर्गत मार्केट या इंडस्ट्री या फिर व्यवसाय का जो समय होता है उसके अंतर्गत जो साइकिल होती है वह 45 से 60 साल के अंतर्गत मिलती है। ठीक है, और वास्तव में अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह जो टेक्नोलॉजी परिवर्तन होता है, टेक्नोलॉजी रोज रोज तो परिवर्तित आज के जमाने में तो हो जा रहा है, मगर टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में हमको समय लगता है, टेक्नोलॉजी को, प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने में हमको समय लगता है। तो टेक्नोलॉजी का जो चेंजेस आते हैं इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो बातचीत होती है वह आता है, और इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी बेसिस के आधार वाला लॉन्ग वेव्स। समझ आ रही है बातचीत? नहीं आई? आ रही है ना? चलो, ये बातचीत रहा भैया। इसी के इसके आधार पर कॉन्ट्रैक्टिव वेव्स के नाम से भी इसको जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टिव साइकिल के नाम से भी इसे जानते हैं। नई बात। चलो जी, अब बढ़ते हैं अगली तरफ, और अगला जो समय है वो हमको इजाजत देता है बिल्डिंग वेव्स के बारे में बातचीत करने का। बिल्डिंग वेव्स जैसा ये अपना है नाम रखा है वैसा ही ये अपने बारे में बतला भी रहा है। बिल्डिंग मटेरियल और लेबर के बारे में यह बात करता है। किसके बारे में? बिल्डिंग वेव्स किसके बारे में बात करता है? बिल्डिंग मटेरियल एंड लेबर के बारे में यह बात करता है। बात समझ आई बच्चा? यहां भी एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। क्या नाम था? साइमन कुजनेट्स। यहां भी एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स, और इन्हीं के नाम पे इस साइकिल का भी नाम पड़ गया साइमन कुजनेट्स साइकिल। क्या नाम पड़ा? साइमन कुजनेट्स साइकिल। ठीक है, क्या नाम पड़ा इनका? साइमन कुजनेट्स साइकिल। और यह इन्होंने दिया 1930 में। कब दिया इन्होंने? अपनी बातचीत को बताया 1930 में। इन्होंने बताया था 1925 में, और यहां पर इन्होंने अपनी बातचीत को रखा साइमन कुजनेट्स जो है, इन्होंने हिंदी में लिख दें, हिंदी में कुजनेट्स, ये इनका नाम है कुजनेट्स महानुभाव का। ठीक है, कुजनेट्स। इन्होंने बताया कि जो साइकिल की हमारी समयावधि है वह लगभग 15 से 20 साल के अंतर्गत जो तेजी एवं मंदी का प्रभाव देखने को मिलता है वह 15 से 20 साल के अंतर्गत यदि हमको दिख रहा है तो वह बिल्डिंग प्रभाव के अंतर्गत आएगा। किसके प्रभाव के अंतर्गत? बिल्डिंग मटेरियल में होने वाले उतार चढ़ाव के अंतर्गत आएगा, लेबर में होने वाले उतार चढ़ाव के अंतर्गत आएगा। तो ये तो कुछ बातचीत रही भैया किसके बारे में? हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल के बारे में, जो हम बातचीत किए आप लोग के माध्यम से। बिजनेस साइकिल के कितने प्रकार होते हैं। समय इजाजत देता है, थोड़ा क्लास लंबी जरूर हो जा रही है मगर कंटिन्यूटी बना रहे, इसलिए हम फेजेस के बारे में भी बात कर ले फेजेस के बारे में, और वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्लास पूरी आज बिजनेस साइकिल के इंट्रोडक्शन, बिजनेस साइकिल के प्रकार और बिजनेस साइकिल के जो चरण होते हैं इसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। तो कल से हार्ट ट्रेक को स्टार्ट कर देंगे और उनके सिद्धांत के बारे में आगे बात करेंगे। क्लास मत छोड़िएगा आप लोग। फिर से आप लोगों से एक निवेदन है कि ये क्लास महत्वपूर्ण है, यहां से क्लास में आप, इसलिए मैं मजबूर हो जाऊंगा वीडियो पे डालने के लिए यूट्यूब पे, क्योंकि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, ये सब छोड़ दिए, आपको समझ में नहीं आने वाला। बहुत विस्तार से समझाया हूं, बहुत अच्छी क्लास रही आज की। चलिए अब बात कर लेते हैं फेजेस के बारे में। किसके बारे में भैया? फेजेस के बारे में। तो हेडिंग आप डाल लो, बोर तो नहीं हो रहे ना? हेडिंग डाल लो आप, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। चरण क्या क्या है? बिजनेस साइकिल के चरण क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वाकई में इसके दो फेज
एक एक अर्थशास्त्रियों का समूह था जिन्होंने 2 फेज के बारे में बतलाया, और एक अन्य अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था शुम्पिटर, उनके द्वारा 4 चरण बतलाए गए। तो इसको यदि हम बात करें तो 2 फेज वाले एक तरफ हैं और एक तरफ हैं शुम्पिटर, जिन्होंने अकेला मोहरा था वहां, और इन्होंने कहा भैया हमारा जो बातचीत है हम तो करेंगे क्या। शुम्पिटर जो थे इन्होंने कहा कि हम जो बातचीत करेंगे ना वो 4 फेज में करेंगे, हमारे अंतर्गत तो 4 फेज इसके ये बिजनेस साइकिल होते हैं, हम तो नहीं मानने वाले हैं किसी को। ठीक है, तो 2 फेज में क्या है वो लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं फिर डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। बस 10 मिनट की क्लास और है आपकी। क्या हिंदी? हेडिंग की हिंदी? हेडिंग बिजनेस यानी व्यवसाय चक्र के, व्यवसाय चक्र के, व्यवसाय चक्र के हम बोल रहे हैं ना। व्यापार और व्यवसाय में आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? कितनी बार बताया हूं आप लोग को, अंतर होता है व्यवसाय और व्यापार में, 1000 बार बता चुका हूं। वाणिज्य, व्यवसाय और व्यापार बताया हो कि नहीं बताया हूं? आपके सिलेबस में क्या है? ट्रेड साइकिल है कि बिजनेस साइकिल है? बिजनेस साइकिल है ना। ट्रेड साइकिल दूसरी चीज होती है, वहां पर उत्पादन के बारे में बस हम बात, वहां पर बस हम मांग और पूर्ति के बारे में बात करते हैं। बिजनेस में हम उत्पादन को भी इंक्लूड करते हैं बच्चा, ये भी जानो आप। बिजनेस का मतलब हमने बताया ना कि वह संपूर्ण गतिविधि। बिजनेस, ट्रेड का मतलब पहले समझ लो। ट्रेड में एक वस्तु होगा, उस वस्तु को किसी की जरूरत होगी जिसे हम कहते हैं उपभोक्ता या परचेजर या क्रेता, और एक बेचने वाला होगा उसी वस्तु को जिसकी उसकी खुद की जरूरत होगी और वह प्रॉफिट के बदले में बेच रहा होगा, जिसे हम कहते हैं सेल। ठीक है, सेलर। इस पूरे गतिविधि को कहते हैं ट्रेड। बस इसके अलावा और कुछ ट्रेड के अंतर्गत नहीं आते। ट्रेड में एक वस्तु हो, वस्तु को कोई खरीदने वाला हो, कोई बेचने वाला हो, और प्रॉफिट के लिए किया जाए, यह होता है ट्रेड। जैसे आपके यहां डेली बेसिस पे आते हैं ना वो खरीदने बेचने वाले, हर माल 10 रुपए वाले। ठीक है, या ट्रेड में हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, ट्रेड कहते हैं ना, आयात निर्यात का व्यापार कर रहे हैं। कहते हैं कि आयात निर्यात का व्यवसाय कर रहे हैं, कहते हैं? कोई नहीं कहते ना। व्यवसाय में प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है, और हम संपूर्ण गतिविधि के बारे में बात कर रहे हैं। पहले दिन से, पहली क्लास में जब मैं आया, फर्स्ट मोमेंट से मैं बात कर रहा हूं कि यह कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है। विशेष रूप से सारे अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, विशेष रूप से यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा पाया जाता है। और यह किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? यह हम व्यवसाय चक्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यवसाय चक्र और व्यापार चक्र भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। तो व्यवसाय चक्र एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है। बात समझ आई ना? आई ना? तो कभी कंफ्यूज आइएगा मत आप लोग। थोड़ा पानी दे दीजिएगा उधर से, जो नॉर्मल बना लिए हैं आप लोग ना, ताकि गला हमारा, हमारी तबीयत थोड़ी नासाज है, बताया हूं कल से ही। मौसम ही ऐसा चल रहा है ना गुरु। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। नहीं, क्यों स्टॉप करें? फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए। फ्लो बिगड़ गया तो समझ लीजिए क्लास चली गई। आ जाते हैं जल्दी से। तो 2 फेज और 4 फेज। 4 फेज को किसने बताया? शुम्पिटर ने। शुम्पिटर के अंतर्गत बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं 2 फेज वाले अर्थशास्त्रियों के द्वारा क्या बतलाया गया। तो लिख लीजिए, आर्थिक क्रिया के संस्कृति स्तर के ऊपर लिखे जल्दी से आप लोग। कोई बात नहीं, हम जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़िए आप। आर्थिक क्रिया के संस्कृति स्तर के ऊपर इसमें 2 फेजेस में लिखना है। आर्थिक क्रिया, हाँ हम तो बांटे हैं ना, आपको जैसे लिखना हो वैसे आप लोग लिखा करो। मेरा आपको दिखाने का मतलब यह है कि ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। 2 फेजेस में बात कर रहे हैं, इसके अंतर्गत लिखिए आप लोग, आर्थिक क्रिया के संस्थिति स्तर, संस्थिति लिख दो। आर्थिक क्रिया के संस्थिति स्तर के ऊपर के भाग को
के ऊपर के भाग को अच्छे व्यापार की अवस्था तथा नीचे के भाग को खराब व्यापार की अवस्था की संज्ञा दी गई। संस्थिति के ऊपर अच्छे व्यापार की अवस्था तथा संस्थिति के नीचे के भाग को खराब व्यापार की अवस्था की संज्ञा दी गई। अब देखें, संस्थिति का जो स्तर है, संस्थिति मतलब क्या? इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और इसके ऊपर की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम के ऊपर की, तो यह क्या है? गुड ट्रेड के बारे में बात किया। और ये किसके बारे में बात किया? अगर नीचे के बारे में बात करें तो बैड ट्रेड के बारे में बात कर लिया भैया। अब आप समझो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा कि ग्राफ के माध्यम से हम गुड और बैड और संस्कृति के बारे में देखें और यहां पर बातचीत करें। देखो, ये आपका एक स्थिति है, यह हम पढ़ते आए हैं, वाई एक्सिस होता है, यह होता है एक्स एक्सिस। यहां पर एक संस्थिति स्तर कर दो, यानी यह क्या है? हमारा एक संस्थिति स्तर है। इसे हम नाम दे दिया क्या? संस्थिति स्तर। और हमने क्या कहा? आपने लिखा होगा अभी कि यहीं से चीजें क्या होती हैं? यहीं से चीजें बढ़ती हैं। ऊपर गई, ऐसे आई, फिर ये ऐसे, ठीक है, बात समझ में आई? अब देखो, अगर यह एक एक नाम दे दो, जहां जहां जो जो कट कर रहा है, इसे हम दे दें ए, इसे हम दे दें बी, ये ऊपर है ना, है ना, है ना, इसे हम दे दें सी, और ये भी तो नीचे आ रहा है, देख रहे हो ना यहां से, और ये, ठीक है, दिख रहा है? इस तरीके से चीजें दिख रही सबको, दिख रही कि नहीं भैया? अब इस तरीके से यदि चीजें हमको दिख रही है, ये भी तो एक बन जाएगा, बनेगा ना? टॉप लाइन और एकदम बॉटम जो उनका झुकाव हो, किसको? ये कहा यहां मिलाए हैं ना? अभी बस ऐसे ही ऐसे मिलाने का मतलब देखो क्या है कि हम बस बताए हैं कि ये चीजें कहां तक आ रही है। मिलाना ना हो तो मत मिलाओ आप, या यूं कर दो कि इसको जो है चलो वैसे ही जैसे आप बोले वैसे ही कर देते हैं। यहां तक पहला आएगा, ठीक है। अगर हम दूसरे के बारे में बात करें तो ये पूरी पूरी संस्थिति आ जाएगी इसकी, और ये ऐसे कर लेगा, और शायद आपको लग रहा होगा, ठीक है, पूरी हो गई, बातचीत हो गई। अब आगे बढ़ेगा तो ये इधर आएगा और ऐसे आएगा। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखो ये क्या है, ए बिंदु से बी बिंदु तक क्या हो रहा है? ए बी तक अगर हम बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? समृद्धि। और समृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो है, ए और बी का जो लाइन है, इसे हम क्या कहेंगे? समृद्धि। यहां से यहां तक की जो स्थिति है, यह क्या है? लिख दूं, यही लिख देता हूं, प्रॉस्पेरिटी। दिख रहा है? ये वाली लाइन क्या है? प्रॉस्पेरिटी। ए और बी तक चीजें बढ़ रही है ना। फिर उसके बाद आप देख रहे होंगे बी, और यहां पे मान लीजिए सी नहीं है ना कहीं, सी, ए बी और सी, बी और सी से जो चीजें हो रही है, यह क्या हो रही है? यह हमारी अधोमुखी, यानी गिर रही है चीजें। और गिरने को हम क्या कहते हैं? डिप्रेशन। क्या कहते हैं? डिप्रेशन बोलते हैं ना। यह क्या है? अधोमुखी है ना। तो अधोमुखी का मतलब क्या होता है बताओ? कुछ भी, जिस तरीके से आपको बोलना हो। तो ये क्या है? यह आपका कैसा है? अधोमुखी है ना। तो ये डिप्रेस हो रहा है ना, घट रहा है ना, तो डिप्रेशन। अब देखो, यहां से तो घट रही है, मगर चीजें फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? सी, और यहां तक मान लो कुछ डी मान लेते हैं, और डी से ई मान लो ये, ठीक है। तो सी से जो डी की स्थिति है, इसे अवसाद कहते हैं। और अवसाद एक्चुअली में
यही ये डिप्रेशन होता है। इसको हम अधोमुखी, अधोमुखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखो जरा कोई, ये डिप्रेशन है। डिप्रेस्ड होके आप चीजें बढ़ेगी, यहां पे गिर रही ना ज्यादा, ये अवसाद, ये अवसाद है, इसको अधोमुखी कहते हैं। और अधोमुखी को थोड़ा किसी के पास है, देखो इसको हिंदी में तो अधोमुखी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं अधोमुखी को, अधोमुखी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो आया कुछ? अधोमुखी को इंग्लिश में रिसेशन बोलते हैं क्या? आप लोग को नहीं मिला? डाउनवर्ड तो है, मगर इसको एक एक नाम देते हैं। प्रतिसार ही होगा, रिसेशन ना, रिसेशन ना। हाँ, तो अधोमुखी का मतलब ये गिर रहा है, और ये एक ही अवस्था होती है गिरने की, जिसे हम कहते हैं ना कि ये जो अवस्था है ये रिसेशन की अवस्था है। किसकी अवस्था है? रिसेशन की, मतलब गिर रही है। मगर कहां तक गिर रही है? ये रोजगार, पूर्ण रोजगार की स्थिति सी है, ये भी ध्यान दो। ये जो सी है ना, देखो सब लोग इधर, रुद्र, ये जो सी है ना, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति है। ये भी हमको क्या करना है, ध्यान देना है कि यह जो पूर्ण रोजगार बिंदु है वह वास्तव में पूर्ण रोजगार की बिंदु भी है, जहां पर एकदम संपूर्ण रोजगार है। मगर यह क्या है, यह इक्विलिब्रियम दर्शा रहा है ना। तो अगर रोजगार यहां पर संपूर्ण है और यहां पर रोजगार का न्यूनतम स्थिति है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो स्थिति है यह रिसेशन का दौर है, अर्थात यह मंदी का दौर है। और यह डिप्रेशन की स्थिति है, अर्थात यहां पर बहुत ज्यादा, यहां पर रोजगार ही नहीं, रोजगार के अवसर भी एकदम खत्म हो गए, सॉरी, खत्म हो गए, अवसाद। और इधर जब बढ़ती है ये डी और ई तक जब हम बढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, डी और ई के जो होता है इसे हम कहते हैं रिकवरी, पुनरुद्धार। क्या कहते हैं? पुनरुद्धार, या यह होता है रिकवरी का स्टेज, रिकवरी, या इसी को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पुनरुद्धार। ठीक है, पुनरुद्धार डी ई, सी और डी आपका डिप्रेशन, ए और बी आपकी प्रॉस्पेरिटी, बी और सी आपका रिसेशन। बी जो है यह पूर्ण रोजगार का बिंदु है। बी क्या है? पूर्ण रोजगार का बिंदु है। अब बात समझ आई? तो ये दो फेज के बारे में बात किए, टू फेजेस के बारे में, कि पहली फेज क्या हुई, पहली फेज ये रही यहां से यहां तक। देखो, इसको दो फेज क्यों कहा गया? क्योंकि पहली फेज यहां से यहां तक रही, दिख रहा है ना, हाँ। और दूसरा फेज कहां से कहां तक रहा, ये वाला। एक तो ये रहा, दूसरा फेज ये रहा, ये हुआ सेकेंड फेज, और ये रहा हमारा फर्स्ट फेज। समझ आई बात? आई बात समझ में? आगे बढ़े? बना लिया आप लोग, साथ साथ नहीं बनाते हैं क्या? नीचे पाई जाएगी ये हाँ, ये डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन, ठीक है, ये रिसेशन है और ये डिप्रेशन है। अंतर होता है दोनों में, मैं बता दूंगा क्या होता है, विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में कि डिप्रेशन क्या होता है और रिसेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, परेशान ना हो आप लोग, जल्दी से बना लो भैया।
ठीक है। रिसेशन जो होता है वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव वर्ड लिए रहता है। पॉजिटिव मतलब समझ रहे हो ना, संतुलन का कि अब वृद्धि संतुलन रोजगार कराना होगा। पूर्ण रोजगार बी बिंदु पर। ठीक है, ये देखो रिसेशन और डिप्रेशन, इसमें क्या अंतर होता है पहले देख लो। ये जो प्रॉस्पेरिटी है, पूर्णता की स्थिति, अनुकूलतम की स्थिति, यह अनुकूल है ना, यहां से यहां तक तो स्थिति हमारी अनुकूल है। तो अनुकूल में सर्वाधिक यह रहा और अनुकूल में न्यूनतम यह रहा। तो सर्वाधिक और न्यूनतम की जो स्थिति होती है वही होती है हमारी रिसेशन। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं हम, रिसेशन। उठा दिया मतलब नहीं लिखा दिया कहीं कहीं। ऐसे ही समझ में आ रहा है, लिखा भी तो हूं पूरा, यहां तक समझ में आया। ऐसे बनाओ फिर बता रहा हूं। चलो चलो ठीक है बता रहा हूं, जल्दी से लिखो, वो भी लिख लो, बिल्कुल आप लोग खींच लो, फिर वो भी लिख दे रहा हूं। ए और बी से जो बातचीत हम कर रहे हैं वो प्रॉस्पेरिटी है। लिखा तो हूं यार, अब आप लोग इतना भी नहीं समझते हो। जो बी बिंदु है यहां पर पूर्ण रोजगार है, यानी मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, और बी और सी का जो है यह रिसेशन का दौर है। ठीक है, और सी और डी का जो है दौर, सी और डी का डिप्रेशन का दौर है। ठीक है, और डी और ई का यह रिकवरी है। ठीक है, और ए और ई बिंदु जो है यह संस्थिति है, यानी इक्विलिब्रियम की स्थिति है। ठीक है, अब समझ में आई बात। चलो सब लिख दिया भैया। या दो फेजेस के बारे में बात की, अब अंतिम अवस्था के बारे में बात कर ले जल्दी से। हो गया, चलो आगे बढ़े। फोटो ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, रिकॉर्ड हो रही ना चीजें। अब आते हैं, शुम्पीटर ने 4 तरीके से अपनी बातचीत को कहा कि भैया ये 4 क्या है, फेज है, और इस 4 फेजेस के बारे में ही हम बात करेंगे। तो 4 फेजेस के बारे में किसने बताया, प्रश्न आपका आ जाएगा, कौन कहा है, शुम्पीटर। और शुम्पीटर ने भी सारी गतिविधि ऐसी ही बताई है। हम आपको बता दें, देखिए शुम्पीटर ने क्या बताया है, पहले इनके भी बातचीत को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से बात करें। इनके ग्राफ को अच्छे से देखना, तो वो वाला ग्राफ भी समझ में आ जाएगा, ताकि सारी चीजें बस हैं, बस इन लोगों ने अपने बातचीत को थोड़ा घुमा फिरा दिया है। ये क्या है, संस्थिति। ठीक है, ठीक है, ए ई। अब देखो इन्होंने कमोवेश वही बात बताई, इन्होंने भी कमोवेश वही बात बताई। ठीक है ना, थोड़ा कम हो गया क्या, एक जैसा रहना चाहिए झुकाव दोनों में। चलो ठीक है ना, अब समझ लो इसी तरीके से। अब देखो गुरु, यहां से ए और इसकी ये लाइन है बी। ठीक है, क्लियर। ठीक है, और यह समस्त संस्कृति के स्तर तक लाइन यहां पे मिलती है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस। अब आप देखो क्या है, यहां से यहां तक इन्होंने भी कहा कि वही बात है, यानी ए और बी की बात क्या है, यह
समृद्धि का है यानी प्रॉस्पेरिटी है। ए और बी क्या है? प्रॉस्पेरिटी है। बी और सी क्या है? इन्होंने भी कहा भैया ये रिसेशन है। क्या है? यह रिसेशन है। सी और डी क्या है? इन्होंने भी कहा भैया ये क्या है? यह डिप्रेशन है। यहां लिख रहा हूं, यह डिप्रेशन है। और डी और एफ के बारे में अगर बात करें तो डी और एफ क्या है? हमारा रिकवरी है। बस इन्होंने एक बात ये बोल दिया, ये जो स्टेजेस बन रहे हैं नीचे, इसी को इन्होंने नाम दे दिया कि यह पहला स्टेज है, यह दूसरा स्टेज है, ये वाला तीसरा स्टेज है और ये वाला चौथा स्टेज है। तो 4 अवस्थाओं के बारे में बात किया। ओ मान लो क्यू पी आर एस, ठीक है। इस 4 अवस्थाओं को ही बताया कौन? हमारे शुम्पीटर ने। और शुम्पीटर के ही नाम से अब फेमस है। यह पहली फर्स्ट, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। तो ये तो कहानी रही शुम्पीटर के बारे में, ठीक है। इसे भी आप क्लिक भी करना चाहो तो क्लिक कर लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। आज हम लोगों ने पूरे व्यवसाय चक्र को पढ़ा और उसके बारे में समझा। आई होप आपको मजा आया होगा। आप लोग को बता दें, हमारी क्लास चंद्रा क्लासेस प्रयागराज के माध्यम से आप सर्विस को अवेल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप को, और वहां पे भी हमारी क्लासेस अवेलेबल है। मिनिमम फीस है हमारी। यहाँ पे आपको सुबह 7 से 10 इकोनॉमिक्स की क्लास, साथ में कॉमर्स की क्लास भी चलती है। आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।